नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 8:08 हो रहे हैं। दो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली तो ये कि आज 5वें चरण का युद्ध राजनीतिक तौर पर हिंदुस्तान में लड़ा जा रहा है। आज 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान चल रहा है। शुरू हुए 1 घंटा हो चुका है और दूसरी तरफ चौथा दिन है। रूस और यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि ये दोनों देश बातचीत करते हुए टेबल पर आएंगे और इस युद्ध को खत्म करेंगे। अभी इसकी इंटेंसिटी और बढ़नी है क्योंकि वहां से जो खबरें आ रही हैं वो डराने वाली है, वो चिंताजनक है। पहले उन खबरों पर नजर डालते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर रूबिका हम अपने दर्शकों को बता देते हैं क्योंकि जब भी कीव में वाकई सायरन बजता है, क्योंकि कल देर रात तक सायरन बजते रहे, पूरी रात सायरन बजते रहे और वहां पर लोग रात भर सुरक्षित स्थानों पर जाने की जद्दोजहद करते रहे। एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर नेटो के देश अब सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जेलेंस्की कह रहे थे कि नेटो ने और उनके देशों ने हमारा साथ छोड़ दिया है, हमें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन अब फ्रांस ने बेलारूस को भी चेतावनी दे दी है। बेलारूस वही जगह है जहां से घुसपैठ कर रहे हैं रूसी सैनिक। बेलारूस के रास्ते से ही यूक्रेन के अंदर दाखिल हुए। रूस की फौज को निकाले बेलारूस, फ्रांस ने कहा है। फ्रांस से मदद मांगी है जेलेंस्की ने। बेलारूस में मौजूद है 30,000 रूसी सैनिक जो कि ये फिराक में है कि वो यूक्रेन की सीमा के अंदर दाखिल होंगे। बेलारूस से भी यूक्रेन में रूसी सैनिक घुसे हैं, यानी कि लुहांस्क, दोनियस्क और बेलारूस, यहां से रूस के अंदर घुसने की कोशिश, माफ कीजिएगा, रूस ने यूक्रेन के अंदर घुसने की कोशिश की और अब फ्रांस ने बेलारूस को चेतावनी दी है। रूबिका, और ये जो अमेरिका है उसने तो छोड़ ही दिया अकेला यूक्रेन को। नाटो की तरफ से भी कर्नल दानवीर ये कहा जा रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो कितना उनके साथ है दिखाई दे रहा है क्या जमीन पर? देखिए, चाहे वो कोल्ड वॉर का ज़माना हो या अभी यूक्रेन की हाल की ये बात, या जहाँ तक रशिया का सवाल है, यूएस का सवाल है, इनके पास इतने मैसिव आर्सनल है कि दुनिया को कई गुना तबाह कर सकते हैं। तो ये कभी भी डायरेक्टली फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन में कभी भी नहीं आएंगे। इसीलिए अगर ये रशिया ना होता और कोई मुल्क होता तो शायद अमेरिका इसमें बिल्कुल डायरेक्टली कूद जाता, लेकिन ये बिल्कुल डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन में नहीं आएंगे क्योंकि उसमें पूरी ग्लोब की अस्तित्व का सवाल फिर खड़ा हो जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि उसको छोड़ना ही पड़ा। अदरवाइज आप सोचिए कि 2014 से वो कह रहा था कि हमको नेटो में शामिल करो, तो क्या प्रॉब्लम थी नेटो में जब आपने बाकी सारे मुल्कों को शामिल कर लिया, रोमानिया से लेके और पोलैंड तक, तो इसको भी कर लेते आप शामिल। नहीं करा, इसीलिए नहीं करा क्योंकि ये रशियन सेंसिटिविटी को बहुत सीवियरली हर्ट करता और रशियन रिएक्शन आता। और अभी भी ये रशियन रिएक्शन इसी चीज़ को लेकर आया है कि आपकी नेटो के साथ में ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। आप जनवरी में बाइडन के साथ बैठ के और आप उस तरीके से आप मूवमेंट दिखा रहे थे, इसीलिए रशिया को इंटरवीन करना पड़ा। तो ये उसकी बहुत ही मेजर सेंसिटिविटी है। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, अमेरिका और रशिया के बीच में यूक्रेन जो है वो साफ तौर पर ये मेरा ये तुम्हारा, यहाँ पे मैं अपना पावर दिखा के तुमसे बड़ा दिखाई दूंगा। मैं बहुत आसान शब्दों में जियोपॉलिटिकल पॉन बन गया है, पॉन है, जियोपॉलिटिकल पॉन। तो ऐसे में हिंदुस्तान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ना प्रदीप जी कि इस स्थिति को भी समझे, अपने पुराने दोस्त ने जो मदद की थी उसे भी ना भूले। तो जैसा अभय जी कह रहे थे कि हमारी स्थिति फिर तो बहुत गड़बड़ी वाली हो जाती है कि कहाँ रखें अपना कदम और कहाँ पीछे लें। नहीं, देखिए, ये इस समय जो स्थिति है भारत की बिल्कुल रस्सी पर चलने जैसी है। संतुलन बनाकर चलना बड़ा कठिन काम है, लेकिन अभी तक भारत सफल रहा है। जिस तरह से देखिए, जो कर्नल साहब बात कह रहे हैं, कुल मामला ये है कि रूस ये कतई नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो में जाए, जिसकी कोशिश हो रही थी। ठीक है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि नेटो की फोर्सेस जो है, उनकी सेना मिसाइल जो है उसके दरवाजे पर आ जाए। ये उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण मामला था। इसीलिए लगातार जैसे जैसे नेटो में उसको लेने की कोशिश होती रही, वैसे वैसे रूस का दबाव बढ़ता रहा। भारत के लिए देखिए, यूक्रेन का इतिहास भी तो देखिए, 98 में परमाणु परीक्षण का विरोध किया, कश्मीर पर लगातार यूएन में हमारे खिलाफ वोट दिया, और इसीलिए भारत की एक तरीके से स्थिति क्लियर भी है। उसने ये पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके साथ उसको ध्यान में रखा है और इसीलिए वोटिंग जो है दोस्त की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। जिया के पास एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि लगातार वहां पर बमबारी जारी है, लगातार वहां पर एक दूसरे पर अटैक का जो सिलसिला है वो जारी है। जिया,
बिल्कुल। और रूबिका, ये भी दर्शकों को समझना होगा कि इसके पहले जब भारत ने यूएनएससी में अपना पक्ष रखा था तो कहा था कि शांति वार्ता होनी चाहिए, डिप्लोमेट डायलॉग के बिना कोई भी हल नहीं निकाला जा सकता। और यही वजह है कि एक बार फिर यूएनएससी की बैठक बुलाने पर विचार हो रहा है। रूस यूक्रेन संकट पर यूएन महासभा की बैठक पर विचार हो रहा है। महासभा की बैठक बुलाने पर आज वोटिंग होगी। देखना होगा कि यह बैठक होती है और फिर उसके बाद इस बैठक में यूक्रेन रूस युद्ध पर चर्चा होगी। अपना अपना जो पक्ष है वो देश रखेंगे। देखना होगा रूपिका, बहुत जरूरी हो जाता है। महासभा की बैठक बुलाने पर आज वोटिंग हो सकती है। अब ये किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है दिबांग? देखिए, ये एक बड़ी बात होगी, पर समझने वाली बात यह है कि यूक्रेन का स्टैंड आप देखें। यूक्रेन वो देश है जिसने जब ये बना था 1994 में एक बुडापेस्ट समझौता किया था। इन्होंने अपने जितने परमाणु हथियार थे और दुनिया में तीसरा बड़ा सबसे बड़ा जखीरा यूक्रेन के पास था, उन्होंने छोड़ दिया था। इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि तब ये समझौता हुआ था कि अगर कोई भी बात होगी तो ब्रिटेन है, यूएस है और रशिया है, वो उनकी मदद करेंगे। ऐसा देश जो परमाणु हथियार अगर आप आज उसके पास होते तो इतनी हिम्मत नहीं करता रूस। और रूस ये थोड़ी तय करेगा कि यूक्रेन को नेटो में रहना है या नहीं रहना है। ये रूस की एक तरीके से बदतमीजी है, बेहूदगी है। और जो हम देख रहे हैं आज वो बेहद शर्मनाक बात है कि 1930 और 40 की जैसी लड़ाई आज यूरोप के बीचों बीच हो रही है, जिसमें ये देश अड़े हुए हैं। और यही एक वजह रही, यही इसी को टर्निंग पॉइंट कहा चांसलर शोल्स ने, जो जर्मनी के चांसलर हैं, जब उन्होंने ये तय किया कि 1000 मिसाइल देंगे जो एंटी टैंक मिसाइल हैं और 500 स्ट्रिंगर मिसाइल्स हैं जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जो विमानों को मार गिराने के लिए होते हैं। उस कैटेगरी के 500 उन्होंने दिए हैं। और ये हथियार पहले से हॉलैंड को दिए जाने वाले थे, लेकिन वो ऑर्डर बदलकर अब यूक्रेन को दिया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि यूक्रेन का जो अपना मत है उसकी भी बात होनी चाहिए। आप दो बड़े देश मिलकर थोड़ी तय करेंगे कि एक देश क्या करेगा। और यूक्रेन को बहुत ज़्यादा छोटा देश नहीं है, मजबूत देश है। दुनिया जो है वो बढ़ गई है दिबांग। ये जो युद्ध है, इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक जो बुलाने पर विचार हो रहा है, उससे निकल कर क्या आ सकता है अभय जी? क्योंकि बैठकों का दौर तो चलता रहेगा। आप एक ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये बातें तो आप करते रहेंगे, प्रतिबंध लगा ही रहे ना, उसका असर क्या हो रहा है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत का रुझान रूस के पक्ष में रहा है। हाँ। और अतीत में आप देखें तो यूक्रेन का रुझान भारत के पक्ष में नहीं रहा है। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि भारत की दुविधा की सबसे बड़ी जड़ क्या है और जिसकी हम लोग चर्चा थोड़ी नहीं कर रहे हैं, वो है चीन की भूमिका। चीन रूस के साथ जुड़ गया है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत का डोकलाम में और दूसरी जगहों पर चीन के साथ सीधे चीन के साथ संघर्ष की स्थिति है। और वो समस्या हल नहीं हो रही है। जब से मोदी जी का दूसरा शासनकाल शुरू हुआ है, भारतीय विदेश नीति का हाथ चीन की चट्टान के नीचे दबा हुआ है। वो आहिस्ते आहिस्ते निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निकाल नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत को और ज्यादा होशियारी से इसमें काम करना होगा और देखना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में वो कहां खड़ा होगा तो और उसमें चीन की भूमिका के साथ उसका त्रिकोण किस तरह बनेगा। चीन और रशिया का साथ में आना, कर्नल दानवीर, ये क्या भारत के लिए किसी तरह का परेशानी का संकेत हो सकता है? देखिए, ये दुविधा तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जो उन्होंने कहा। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज और जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो ये नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरे इलाके का बिग डैडी रशिया भी है और चाइना भी है। हमारी चाइना के साथ में तनातनी है और रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसका इतिहास है भारत के साथ में रहने का और भारत की मदद 71 में भी करी है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक्चुअल में लॉन्ग टर्म एनिमीज हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं चाइना और रशिया। अभी दोनों की मजबूरी है, दोनों एक साथ हैं, बट ये भी एक इतिहास है कि दोनों के दोनों ठीक है। दोस्त नहीं रह सकते। कर्नल, एक सेकंड में रोक रही हूँ आपको, लौटेंगे क्योंकि अब ये पूरी लड़ाई जो है वो केव में आकर रुक गई है। वहां से स्थिति किस ओर इशारा कर रही है, कितना लंबा ये युद्ध चलेगा? जर्मनी मदद करता हुआ यूक्रेन को नजर आ रहा है। दो धुरी और दो धरों में बटी हुई इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया दिखाई दे रही है रशिया और यूक्रेन के महायुद्ध को लेकर। कुछ और बड़ी खबरें हैं, जिया मेरी सहयोगी बताने वाली है, क्योंकि पल पल के अपडेट वहां से हमें मिल रहे हैं। बिल्कुल, एक और बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, अब रूस पर चोट करने के लिए अब रूस पर कई तरह की पाबंदियां भी नेटो देश लगा रखी हैं। वो देश जो कि यूक्रेन के साथ है, अमेरिका के साथ है, रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की अब तैयारी की जा रही है। रूस के लिए स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम बंद होगा।
आपको ये बता दें कि इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम बंद हो जाएगा। इसके पहले भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनका आपने संबोधन सुना होगा, उसमें कहा गया था कि अब डॉलर्स में, यान में, पाउंड्स में, यूरोज में कम से कम बिजनेस नहीं होगा। वो प्रतिबंध हम पहले ही लगा देंगे। तो अब अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, कनाडा करेंगे बैन रशिया को। रूबिका, ये बैन प्रदीप जी आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खास असर नहीं डालने वाला है, लेकिन तेजी से बैन पर बैन ये करने की कोशिश क्या हो रही है? भाई बैन पर बैन, बात तो ये है यूक्रेन में जो वहाँ उसकी धरती पर हो रहा है उस पर बैन लगे, युद्ध रुके तब बात है। इन प्रतिबंध, देखिए ऐसा नहीं है कि रूस को पता नहीं था कि हम जब ये करेंगे तो किस तरह के प्रतिबंध होंगे, हमारी किस तरह की मुखालफत होगी। तो ये सब उसको तैयारी करके उसने अपना ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड में या जिन देशों से हो सकता है रूबल में और उनकी लोकल करेंसी में करना शुरू कर दिया था। तो इन प्रतिबंधों का असर निश्चित रूप से होगा रूस पर, लेकिन इतना नहीं होगा कि वो युद्ध से बाज आ जाए या अपनी सेनाएं वापस बुला ले या इस युद्ध को रोक दे। बात यह है कि ये जो सहायता है, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये युद्ध को थोड़ा और लंबा खींच सकते हैं। लेकिन यूक्रेन की हार तो होनी ही है। 3 दिन में होगी, 4 दिन में होगी, 10 दिन में होगी, सवाल इसका है क्योंकि दोनों फौजों का कोई मुकाबला नहीं दोनों देशों की। तो इस बीच जो ये पुश किया जा रहा है दिबांग, इस पुश से क्या ये युद्ध रुक जाएगा? क्या रशिया मान जाएगा? क्योंकि वो जो सोच के चला है, जब तक उस पर काबिज नहीं होगा, आपको लगता है पीछे हट पाएगा? किसी भी तरह का बैन, किसी भी तरह की ये जो जनरल असेंबली में इस वक्त कहा जा रहा है कि बैठक होगी और फिर वोटिंग होगी, बड़ी खबर आ रही है, जिया कुछ बड़ी खबर दे रही है। 240 रूबिका नागरिक मारे गए, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त, इसके पहले भी आपको हमने बताया था कि लगातार जो सिविलियंस हैं अब वो भी निशाने पर आने लगे हैं, वो भी इसका खामियाजा उठा रहे हैं। रूस के हमले में अब तक 240 नागरिकों की मौत है और सुबह सुबह जब हम ये अपडेट दे रहे थे तो 198 लगभग ये संख्या थी और अब देखिए बढ़कर 240 हो चुकी है। यूएन के हवाले से अल जजीरा की ये खबर है, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इसके पहले ग्रीस के भी 10 नागरिकों की मौत की खबर सामने आई थी। लगातार इस पर हम अपडेट्स दे रहे हैं अपने दर्शकों को, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।